जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने वाला हूँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, या इसे हम डार्क रिएक्शंस का नाम देते हैं, या इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसे लाइट इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके लिए लाइट ज़रूरी नहीं। हाँ, लाइट रिएक्शंस की दो प्रोडक्ट ज़रूरी हैं, एक एटीपी और दूसरा इन्हें चाहिए होते हैं। देखें, एक एटीपी चाहिए होती है और दूसरा इसे चाहिए होती है जी NADPH। तो एटीपी और NADPH ये दो चीज़ें लाइट रिएक्शन की, और इसे बाहर से चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन चीज़ें मिलती रहें तो ये रिएक्शन स्टार्ट रहेंगे, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो। इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट कहा गया कि इसके लिए लाइट ज़रूरत नहीं है। अब इसको सबसे पहले कैल्विन एंड हिज कुलीग ने कैलिफोर्निया में स्टडी किया था और 1961 में उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इसे C3 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि पहला इस साइकिल के बनने वाला जो स्टेबल कंपाउंड है वो कार्बन 3 है, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट कह लें। तो इसलिए पहला बनने वाला जो स्टेबल कंपाउंड है वो कार्बन 3 वाला है। इसी वजह से इसे नाम दिया गया है C3 साइकिल। अब ये जो प्रोसेस है प्लांट में कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पोर्शन जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, तो ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होने वाला रिएक्शंस है। वजह कि ये यहाँ क्यों होता है? क्योंकि इनके लिए जितने रिक्वायर्ड एंजाइम हैं वो सारे स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। देखिए, मैंने कहा एटीपी है और NADPH है, 9 ATP चाहिए होते हैं जी, 6 NADPH चाहिए होते हैं और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो इससे देखें बनते हैं ट्रायोज शुगर। तो इससे ज़ाहिर हो गया कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल है वो ग्लूकोज नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ट्रायोज है, यानी कार्बन नंबर 3 है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये एक्चुअल इसका प्रोडक्ट है। इसी तरह जो एटीपी है ये टूटकर जी ADP और फॉस्फेट इनऑर्गेनिक बनाएगी, और जब H इससे छिन जाएगा तो ये जी NADP बनेगी, और प्लस जो है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी है, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं डार्क रिएक्शंस के। अब डार्क रिएक्शन जो है इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। 3 फेजेस हैं जी। पहली जो फेज है वो है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन ऐसी फेज है जिसमें कार्बन जो बाहर से आती है वो फिक्स होती है, मतलब कि कार्बन के कंपाउंड बन जाते हैं, तो कार्बन फिक्सेशन जी। दूसरी जो है वो है रिडक्शन, यानी यहाँ एडिशन ऑफ H होता है। तो NADPH जो है ये H देता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और इसी तरह जिसको देगा उसकी क्या करेगा? रिडक्शन। और इसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ, यानी दोबारा बनना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कि जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करना है, यानी किसने एक्सेप्ट करना होता है? RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ये दोबारा से बनता है। तो इन 3 स्टेप के ज़रिए, 3 फेजेस के ज़रिए हम बात करेंगे डार्क रिएक्शंस के हवाले से। देखें, डार्क रिएक्शन को जब ड्रा करते हैं तो क्योंकि एक साइकिल में 3 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं,
तो इसलिए RUBP, जी इसे पढ़ते हैं राइबोलोज बिसफास्फेट। ये आमतौर पे पेंटोज शुगर है, और बिसफास्फेट का मतलब है कि दो फास्फेट हैं। ये देखिए 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। एक इसका फास्फेट 1 कार्बन पे है, दूसरा इसका फास्फेट 5 कार्बन पे है। तो इसे हम यूं भी पढ़ सकते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट। अब ये टोटल मॉलिक्यूल यहाँ इनके जी 3 हैं जो यूज हो रहे हैं साइकिल में। तो बाहर से जी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके पास एक कार्बन है, वो इस साइकिल में दाखिल हो जाएगी। लेकिन इन रिएक्शंस को जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसका नाम है जी रबिस्को। तो रबिस्को जो है इसका पूरा नाम है इस सबस्ट्रेट की वजह से, यानी राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो कार्बोक्सिलेज हो गया। तो राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज या जिसे रबिस्को कहते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, या दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन जो है ये रबिस्को है। अब अगर एक राइबोलोज बिसफास्फेट का 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो तो बाहर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड ने एक कार्बन दे दिया, तो इसका मतलब है अगले वाला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो 6 कार्बन वाला होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल 3 आ रहे हों तो हर एक को एक एक कार्बन मिलेगा, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल आएंगे। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि 6 कार्बन के भी जी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। लेकिन ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये टोटली अनस्टेबल है, और जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन वाला है, उसे पढ़ते हैं जी बेटा 3 फास्फो ग्लिसरेट। अगर आप ग्लिसरेट नहीं कहना चाहते तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 क्यों कहा है, क्योंकि ये फास्फेट जो है इसके कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अब देखें ये मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, ये अगर 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो और उससे अगर 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बने तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 1 से 2 बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूल टोटल हैं 3, तो 1 से 2 बनते हैं, तो 3 से जी कितने बनेंगे शाबाश 6। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले, और यही स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसी वजह से इस साइकिल को हमने C3 साइकिल का नाम दिया हुआ है। अब केल्विन क्यों कहते हैं, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। अब डार्क क्यों कहते हैं, कि इसको लाइट नहीं चाहिए होती है। तो पहले साइंसदानों का ये ख्याल था कि ये रिएक्शन सिर्फ डार्क में होता है, लेकिन फिर पता चला कि ये डार्क के अलावा लाइट में भी हो जाता है, तो फिर इसलिए नाम थोड़ा चेंज करके उन्होंने दे दिया लाइट इंडिपेंडेंट, कि ये लाइट से आज़ाद है। अब ये 3 फास्फोग्लिसरेट जो है इसकी फास्फोरिलेशन होती है, यानी ये ATP जो बनी हुई थी लाइट रिएक्शन में उससे ये फास्फेट लेगा और ये बन जाएगी ADP। अब देखें ये पहले था 3 कार्बन वाला, अब भी 3 कार्बन वाला रहेगा, लेकिन फास्फेट पहले था कार्बन 3 पे। अब जो नया आएगा वो कार्बन 1 के साथ अटैच हो गया। तो अब इससे पढ़ेंगे 1,3 बिसफास्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। तो 1,3 बिसफास्फो ग्लिसरेट बन गया। अब मॉलिक्यूल्स टोटल कितने चाहिए होंगे, यहाँ जो 6 हैं हर एक को एक एक फास्फेट मिलेगा, तो यहाँ भी 6 चाहिए होंगे, यहाँ भी 6 बनेंगे, तो यहाँ भी इसका मतलब है इसके 6 बने। अगले स्टेप में इसकी होती है रिडक्शन। देखें जब रिडक्शन होगी तो NADPH आएगा जो लाइट रिएक्शन में बना हुआ था।
तो H इसने इसको दे देना है, और ग्लिसरेट को जब H मिलता है तो ये बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। यानी अगर ग्लिसरल्डिहाइड से H रिमूव कर लें तो ग्लिसरेट बन जाता है, और ग्लिसरेट को जब हाइड्रोजन दे दें तो ये बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। तो NADP जब H दे देगा तो खुद तो बन गया NADP, तो मॉलिक्यूल टोटल 6 आएंगे, 6 बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे ये बन गया 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। लेकिन इसने 1 फास्फेट जो है, जो 1 पोजीशन पे है, इसे रिमूव करना है। तो मॉलिक्यूल टोटल 6 हैं, हर एक ने रिमूव करना है, तो यहाँ भी 6 बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले वाला जो मॉलिक्यूल है, अब 1 वाला चला गया, बिस खत्म हो गया, तो हम पढ़ेंगे 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। देखिए मैंने कहा था कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, तो जब ये H ले लेता है, इसकी रिडक्शन हो जाती है NADPH से, तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। और जब उसने 1 वाला फास्फेट रिमूव कर दिया तो अब बन गया जी 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। या मैं यूं से पढ़ लूं, देखें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और टोटल मॉलिक्यूल कितने बनेंगे शाबाश, वो ही 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल बन गए, नाम दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब इस पूरे साइकिल से जो एक मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाता है, यानी G3P जो है वो बाहर चला जाएगा। और जब G3P एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, ये ट्रायोज है, यानी 3 कार्बन हो, तो एक्चुअल प्रोडक्ट केल्विन साइकिल का यही आमतौर पे ट्रायोज है। बाकी जो मॉलिक्यूल हैं वो रह गए 5। अब कितने कार्बन वाले, वही 3 कार्बन वाले, यानी वही वाले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अच्छा, अब दूसरा साइकिल चलेगा तो फिर ये एक और 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो फिर 3 कार्बन वाले जब 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो इससे बन जाएगा ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनता है तो फिर ग्लूकोज के साथ साथ जी उससे सक्रोज भी बनते हैं, उससे स्टार्च भी बनते हैं, फिर अदर कंपाउंड, लिपिड, प्रोटीन, ये यहाँ से डेवलप होते हैं। अच्छा, अब देखें उन जो 6 मॉलिक्यूल बने थे 3 कार्बन के, उनमें से ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल तो बाहर चला गया केल्विन साइकिल से, अब मॉलिक्यूल रह गए 5। आगे मॉलिक्यूल की होती है इंटर कन्वर्जन, यानी मतलब क्या हुआ कि इस तरह इंटर कन्वर्जन होती है कि आगे मॉलिक्यूल बनेंगे 3 और कितने कार्बन वाले, 3 वाले। अब इसे पढ़ते हैं राइबोलोज फास्फेट। जी क्या पढ़ेंगे शाबाश, राइबोलोज फास्फेट। अब देखिए ये कैसे बनते हैं। फर्ज करें कि ये 3 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल हैं, आप देख सकते हैं 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 2 3 4 5। तो होगा ये कि अगर ये 3 और 3 वाले इकट्ठे हो जाएं तो ये मॉलिक्यूल 6 कार्बन वाला है, क्योंकि 6 वाले ने मॉलिक्यूल जो है आमतौर पे बनाना है जी 5 कार्बन वाला। तो इसलिए फिर ये अगर 5 में कन्वर्ट हो जाए तो 1 कार्बन छोड़ेगा, तो वो कार्बन 3 वाले को मिल जाएगी, और 3 वाले को अगर 1 कार्बन मिल गया तो वो 4 वाला बन गया। इसी तरह 4 वाला और 3 वाला अगर इकट्ठे मिल जाएं तो ये बन जाता है 7 वाला। और इसी तरह अगर 7 वाला 2 छोड़े तो ये 5 वाला बन जाएगा, और ये 3 वाला 2 ले लेगा, तो 3 वाले को 2 मिल गए, ये भी 5 वाला। तो आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन के एंड रिजल्ट कितने मॉलिक्यूल बन गए, 3। तो यही बात मैंने लिखी, इसे हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ इंटर कन्वर्जन होती है कि पहले 3 कार्बन के 5 मॉलिक्यूल थे, अब 5 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और मैंने कहा था इसे पढ़ते हैं राइबोलोज फास्फेट। ये देखें 1 2 3 4 ये 5, तो यहाँ ये राइबोलोज फास्फेट है। अब ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कैसे बनेगा कि जब देखो ATP आएगी, लाज़मी बात है 3 मॉलिक्यूल आएंगे, और यहाँ भी ADP के 3 बनेंगे, तो इस तरह फास्फेट जो है जो और आएगा वो 1 कार्बन से अटैच हो गया, तो राइबोलोज फास्फेट से ये बन गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो फिर ये रीजनरेशन हुई है, दोबारा बना है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो इसी तरह ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा।
ये पहला स्टेप जो था जी, ये कार्बन फिक्सेशन था। ये दूसरा स्टेप जो था जी, ये आप देख सकते हैं रिडक्शन था। तो यहाँ कार्बन फिक्सेशन है, यहाँ जी रिडक्शन है, और ये तीसरा स्टेप है ये वाला, जिसमें रीजनरेशन हुई है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो दोबारा बना है, उसकी रीजनरेशन हुई है। तो हम इसको 3 स्टेप में इस तरह डिवाइड करते हैं जी। ये बात हुई केल्विन साइकिल के हवाले से। अब केल्विन साइकिल में आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ आमतौर पे एटीपी चाहिए होते हैं, कितने NADPH चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ एटीपी हैं और 3 यहाँ है, तो टोटल 9 एटीपी अगर मिलेंगे तो केल्विन साइकिल चलेगा। और एक केल्विन साइकिल के चलने से ग्लूकोज नहीं बनता, ट्रायोज बनता है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह अगर ग्लूकोज बनने हैं तो फिर 2 साइकिल चलेंगे। इसका मतलब है फिर जी 9 एटीपी नहीं चाहिए होंगे, 9 का डबल करेंगे 18 एटीपी फिर चाहिए होंगे। तो अगर ग्लूकोज बनाना है तो 18 एटीपी चाहिए केल्विन साइकिल में। इसी तरह NADPH, ये 6 मॉलिक्यूल यहाँ यूज होते हैं। और अगर ये तो ट्रायोज बनता है इससे, अगर ग्लूकोज बनना है तो फिर आप इसका भी डबल करेंगे। तो ग्लूकोज बनने के लिए जी फिर 12 चाहिए होंगे NADPH, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आप डबल करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल एक केल्विन साइकिल में हिस्सा ले रहे हैं, तो 2 केल्विन साइकिल चलते हैं तो ग्लूकोज बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के भी जी 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे जी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं रेस्पायरेशन। देखें, रेस्पायरेशन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि हर ऑर्गेनिज्म जो आमतौर पे जिंदा है उनके अंदर होता है। वजह क्यों होता है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि इससे ऑर्गेनिज्म को मिलती है एनर्जी। तो एनर्जी के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, कोई आमतौर पे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं हो सकती। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर ये रेस्पिरेशन लाजमी प्रोसेस हो गया। अब रेस्पिरेशन जो है इसके हम 2 मीनिंग लेते हैं। जो सबसे कॉमन मीनिंग है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इनटेक ऑफ जी ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह इसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। इसे हम जी ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी नाम दे सकते हैं। इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी नाम दे सकते हैं। जो दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, ये ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है, कि जो कार्बन कंपाउंड हैं वो सेल के अंदर टूटते हैं तो एटीपी बनती है, और जब एटीपी बनेगी तो इससे एनर्जी मिलेगी ऑर्गेनिज्म को। और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन जब कॉमन या यूनिवर्सल प्रोसेस है तो शुरू वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, बैक्टीरिया का नाम देते हैं, तो वहां ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन को 2 मीनिंग में लेते हैं। एक को हम कहते हैं जी एनएरोबिक ऑक्सीजन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी हो गई जी एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एन है, एन का मतलब विदाउट है, एरो मीन एयर, हवा, ऑक्सीजन, तो ये विदाउट ऑक्सीजन होगी और ये विद ऑक्सीजन होगी। और जो एनएरोबिक है इसको हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और
दूसरे को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दो ऐसे प्रोसेस हैं जो टाइप्स हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन के अंदर जो कॉमन प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक का है चाहे एनएरोबिक का है, वो पहला स्टेप है। उसमें ये होता है कि हमेशा जो ग्लूकोज है C6 है H12O6 विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनाता है C3H4O3 और इसके साथ साथ जी NAD जो है जी ये बनाता है NADH2, इसके भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये चीजें ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कि यहां ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और वो पायरुविक एसिड बन जाता है। और जब ये पायरुविक एसिड बनता है तो पायरुविक एसिड को सेल तीन तरीकों से थ्री वेज से इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। तो तीन तरीकों से इसे प्रोसेस किया जाता है सेल के अंदर। देखें, पायरुवेट जब सेल के अंदर मौजूद हुआ तो तीन तरीकों से उसे प्रोसेस किया गया। पहला है विद ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो यही पायरुवेट जो है H रिमूव करेगा तो NADG किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। और फिर जब ये NAD दोबारा बनता है तो हाइड्रोजन दे देता है बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को, तो इस तरह वाटर डेवलप हो जाता है और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। और इसी तरह ये फिर आगे पार्टिसिपेट करता है क्रेब्स साइकिल में। ये तो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन दो स्टेप हैं। ऑक्सीजन अगर मौजूद ना हो तो एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें बनता है लैक्टेट। अब NADH जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में वो H देता है और यहां बन जाता है NAD। इसी तरह बाज ऑर्गेनिज्म में यही पायरुवेट जो है पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता है एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड बन गया। अब एस्टल्डिहाइड ने वही काम करना है कि NADH से H लेना है, यानी इसकी रिडक्शन होगी एस्टल्डिहाइड की और ये बन जाता है इथानोल। ये इथानोल बन जाएगा। तो ये प्रोसेस दो स्टेप जो हैं ये एनएरोबिक के हैं। मसलन मैं अगर रिएक्शन के जरिए इनकी बात कर लूं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जी, और दूसरी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा। कैसे बनेगा देखें, C3H4O3 दो मॉलिक्यूल थे पायरुवेट के जो ग्लाइकोलाइसिस में बने, ये लैक्टिक एसिड बना देते हैं C3H6O3 और मॉलिक्यूल उसी तरह दो ही बनाएंगे। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में जो बनने वाला NADH2 था उसको भी ये यूज कर लेता है तो बचता है NAD। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस में जो दो NADH2 बनेंगे वो आगे कहीं नहीं जाते, वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो सिर्फ वही दो ATP, टोटल 4 ATP बनते हैं, तो दो यूज हो जाते हैं तो दो ही रह जाएंगे। तो इसलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट है, वो टोटल 2 ATP है, क्योंकि 4 ATP बनते हैं डायरेक्ट, उनमें दो यूटिलाइज हो गए, दो रह गए।
अब जो NADH2 बनते हैं ये आगे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है इन ऑर्गेनिज्म में, इसलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाते, बल्कि उसी तरह ये देख लें आप खर्च हो जाते हैं कि वही पायरुवेट जब एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो इसका मतलब है कि वो H भी साथ यूटिलाइज हो जाएंगे। और ऐसी फर्मेंटेशन देखें कहाँ होती है लैक्टिक एसिड, ये प्रोक्रियाटिक सेल में भी है, यानी प्रिमिटिव सेल्स में भी है, और ये यूक्रियाटिक सेल में भी है, यानी एडवांस किस्म के सेल्स के अंदर भी मौजूद है। अब प्रोक्रियाटिक सेल जिनके अंदर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है वो बैक्टीरिया हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है। और जो यूक्रियाटिक सेल्स हैं वो देखें हमारे मसल सेल्स हैं। तो मसल सेल के अंदर जी एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तो लैक्टिक एसिड बनता जाता है और इससे फैटीग होती है, थकावट होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड दोबारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फैटीग ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती। क्यों? कि एनर्जी मौजूद होती है CH बांड की शक्ल में, वो CH बांड तो अभी भी मौजूद है, तो इसलिए टोटल एनर्जी का ये टोटल एनर्जी का सिर्फ 2% रिलीज होती है, बाकी उसके अंदर रह जाती है। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो टोटल एनर्जी रिलीज होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का नेट प्रोडक्ट 2 ATP है और एरोबिक रेस्पिरेशन का नेट प्रोडक्ट 36 ATP है। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, नाम से जाहिर है कि इसमें अल्कोहल बनेगा, ये पायरुवेट है और ये जी C2H5OH और प्लस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये इस प्रोसेस में भी जो NADH2 है ये यूज होकर जी क्या बना देंगे NAD, तो H यहाँ शामिल हो गए, इसकी रिडक्शन हो गई। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी उसी तरह ये एनारोबिक प्रोसेस है और ये सारे प्रोसेस साइटोसोल में होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, और ये प्रिमिटिव सेल में भी होते हैं, एडवांस टाइप किस्म के सेल्स में भी होते हैं। तो इससे ऑरिजिन का भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि वाकई जो एडवांस किस्म के सेल्स हैं यूक्रियाटिक हैं वो प्रोक्रियाट से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि अगर दोनों के अंदर पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो वो कॉमन है। और ये भी अगर मैं अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड की बात करूं तो ये प्रोक्रियाटिक के साथ साथ यूक्रियाटिक सेल में भी हो रही है। मसलन देखें ये बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस होता है अल्कोहल फॉर्मेशन का, और यूक्रियाटिक देखें यीस्ट के अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि CH बांड मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ भी टोटल एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितनी लैक्टिक एसिड में होती है। इसलिए ये बड़े ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एडवांस टाइप के कहते हैं, उनको क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वहाँ ये प्रोसेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, इसलिए फिर उनके अंदर खालिक ने माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व कर दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस की वजह से आप देखते हैं कि 2 ATP कहाँ और 36 ATP कहाँ। इसके बाद आगे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात की हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया जी ये साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनका ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन से है, इसलिए इन्हें पावर हाउसेज ऑफ सेल कहा गया है। इनके आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डिंग्स बनाती है, और ये इनफोल्डिंग जिस लिक्विड पोर्शन बनते हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और ख़ुद ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इन्हें हम क्रिस्टी नाम देते हैं। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल थे जो आमतौर पे जिनका ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन से था कि इन्होंने एनर्जी बनानी है। तो डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो आमतौर पे मौजूद होते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ये सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगी। और वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आगे हम जूँ रेस्पिरेशन की आगे बात करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो डिटेल से बात करेंगे। आगे ATP की बात की हुई है, देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैं पहले जिक्र कर चुका कि ये एडिनोसिन जो है ये न्यूक्लियोसाइड है, यानी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई, एक एडिनिन और एक पेंटोज शुगर। तो एडिनिन और पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर ये मिलके बनाते हैं एडिनोसिन, और इसके साथ अगर एक फास्फेट अटैच हो जाए तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, अगर 2 अटैच हो जाएं तो डाईफास्फेट, और 3 अटैच हो जाएं तो ट्राईफास्फेट।
और एक बात आपको पता होना चाहिए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर फास्फेट तो 3 है, लेकिन आखिरी जो 2 फास्फेट बांड के जरिए अटैच हैं, तो वो 2 बांड जो हैं लास्ट वाले, ये हाई एनर्जी बांड हैं कि जब फास्फेट अलग होता है तो 7.3 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। वो सेकंड से भी रिलीज होगी और जी थर्ड से भी रिलीज होगी। तो इन दोनों बांड जब सेल में ये टूटते हैं तो इससे आमतौर पे एनर्जी रिलीज होती है, और जितनी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सक्रीशन की बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मसल कंट्रैक्शन है, नर्व इम्पल्स का गुजरना है, सो ऑन, ये जितने प्रोसेस हैं तमाम में जो एनर्जी है वो एटीपी की सूरत में खर्च होती है, और एटीपी को प्रोड्यूस करने वाला जो कारखाना है, पावर हाउस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, पहले मैं जिक्र कर चुका। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के वाले से अगर बात करूं तो नाम से जाहिर है कि ऐसी ऑक्सीडेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल में होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखें कि डिफरेंट टाइप के रिडॉक्स प्रोसेस मौजूद हैं, जिनमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, या केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, इनमें भी इसी तरह रिडॉक्स प्रोसेस होते हैं। और रिडॉक्स प्रोसेस में ये होता है कि रिमूवल ऑफ एच होती है, क्योंकि यहाँ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो डीहाइड्रोजिनेज हैं, और ये रिमूवल ऑफ एच आप देख सकते हैं, यहाँ रिमूवल ऑफ एच हो रही है, रिमूवल ऑफ एच हो रही है। तो इन डीहाइड्रोजिनेज की वजह से आमतौर पे रिमूवल ऑफ एच होती है, तो रिडक्शन होगी और ऑक्सीडेशन होगी, और इसके रिजल्ट में आप आगे हम बात करेंगे कि यहाँ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। जैसे रेस्पिरेटरी चेन में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह ये NADH और या FADH2 जो है वो H की मदद से एनर्जी पैदा करते हैं। आपने पहले फोटोसिंथेसिस में तो पढ़ा हुआ है कि वहाँ भी इलेक्ट्रॉन ने देखें H आयन की मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया था, और प्रोसेस को हमने केमी ऑस्मोसिस का नाम दिया था। अल्लाह हाफिज़।